गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वह है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी देखिए इन्हें स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, तो एक बार मैं लिख लेती हूँ। बस 1 मिनट का समय दें। चलो, तो अभी मैंने बोल दिया है ग्रुप में, कोई सोल्यूशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के बारे में। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? तो हम चैप्टर नंबर 2 मतलब कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था रैखिक बहुपद क्या होता है ना। फिर हमने सीखा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। फिर हमने सीखा कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो फटाफट से बताइए, नाम से ही पता लग रहा है त्रिघात बहुपद में ऐसी क्या खासियत होती होगी कि उसका नाम त्रिघात। मैम घात 3 होगी। मैम उसमें अधिकतम घात 3 होती है। बिल्कुल सही आपने जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो। हाँ देखो, एक बच्चे ने कहा कि घात 3। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि घात होनी चाहिए 3, लेकिन एक ने कहा कि अधिकतम घात होनी चाहिए 3। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो जो ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन होगी या ज्यादा परफेक्ट जो परिभाषा निकल के आएगी वो दूसरी वाली आएगी, क्योंकि अधिकतम शब्द लगाना बच्चों बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन सा शब्द लगाना बहुत जरूरी है? अधिकतम। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी। तो अगर आप त्रिघात बहुपद की परिभाषा दे रहे हैं तो आप कहेंगे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 है उसी को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 है तो उसका नाम त्रिघात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ घात में 3, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2, तो क्या इस बहुपद को आप त्रिघात बहुपद कहोगे? नो मैम। नहीं कहेंगे, है ना, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 4, 3 और 2, कितनी घातें थी? 3 घातें थी। सबसे बड़ी कौन थी? तो सबसे बड़ी थी 4। तो इसका मतलब इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसका नाम त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात अगर 3 होती तो हम इसको त्रिघात बहुपद कहते। यहाँ पर कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया क्या फर्क है जब आप इसकी परिभाषा बोलेंगे? अगर आप अधिकतम या फिर सबसे बड़ी घात बोलेंगे तो आपका जो उत्तर है वो ज्यादा सही होगा। सही तो उत्तर ये भी था, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कहा कि घात 3 होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप बस एक शब्द मेंशन कर दें कि सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए तो आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं निकलेगी। चलो, तो अभी देखते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात। हमने क्या कहा था? हमने पढ़ा था कि जब भी हम बहुपद की घात की बात करते हैं तो बहुपद की घात हमेशा किससे जुड़ी होती है? तो ये हमेशा निर्भर करती है चर की घात पर। ठीक है, घात बेशक वो बहुपद की है लेकिन वो असल में घात चर की होती है, किसी एक चर की वो घात होती है। चलिए पहले तो ये सीखते हैं कि बहुपद की घात का पता कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हमें यह पता है कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बहुपद ने पहली शर्त ये रखी कि अगर आप किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद का नाम देना चाहते हैं तो आप उसकी घात को हमेशा पूर्ण संख्या रखेंगे। चर की घात को हमेशा कैसा रखेंगे? पूर्ण संख्या। अब ये बात हमने इसकी मान ली, बहुपद की हमने ये बात मान ली। तो बहुपद ने क्या किया? बहुपद ने एक और डिमांड रखी। बहुपद ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे चर होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखती हूँ, लंबा सा उदाहरण अब हम लेंगे। 9y की घात 10 माइनस 10y की घात 12 जमा 8y की घात 9 माइनस 7y की घात 20। और आगे बढ़ते हैं तो एक और यहाँ पर लिख लेते हैं, जमा 8y की घात 17। ठीक है, तो बहुपद ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे चर होते हैं और इन चरों के पास बहुत सारी घात होती है। अब अगर बात करें हम कि इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, तो अब देखो ये जो घात है 10, ये तो इस y की घात है।
ये घात है 12, ये भी y की घात है, ये घात है 9, ये भी इस y की घात है, ये घात है 20, ये इस y की घात है, और ये घात है 17, ये इस वाले y की घात है। लेकिन ये तो इन चरों की घात है, हमें तो पूरे के पूरे बहुपद की घात चाहिए। पूरा बहुपद कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो हमें तो इस पूरे की घात चाहिए। अब इस पूरे बहुपद के बाहर तो कोई घात लिखी नहीं है, नहीं लिखी है, तो अब हमने कहा कि कैसे आपकी घात का हम पता लगाएं, है ना, बहुपद जी, ऐसे हमने उनको कहा बहुपद जी कैसे आपकी घात का पता लगाएं। तो बहुपद ने कहा देखो मेरे पास इतने सारे चर हैं, तो जिस चर के पास सबसे बड़ी घात होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी घात जिस चर के पास होगी वही मेरी भी घात होगी। सबसे बड़ी घात जो भी होगी, सबसे बड़ी चर की घात, वो ही किसके बराबर होती है, तो उसी को बहुपद अपनी घात मान लेता है, और हम कहते हैं कि वही फिर बहुपद की घात भी बन जाती है। तो यहां पर देखिए इतनी सारी घातें थी, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 10 12 9 20 17, वेरी गुड, 20 सबसे बड़ा है, 20। 20। तो इसका मतलब बहुपद की घात भी कितनी होगी, तो बहुपद की घात भी 20 होगी। ठीक है, ये सभी को समझ आया? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछिए। यस मैम, आ गया। बहुपद के पास बहुत सारे चर होते हैं, यस मैम। ठीक है, जिसके पास सबसे बड़ी घात होगी बहुपद भी उसको अपनी घात मान लेता है, ये थी इसकी बात। लेकिन अब यहाँ पर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बहुपद नहीं है, बल्कि वो त्रिघात बहुपद है। क्या है वो, त्रिघात। तो ये कहता है, त्रिघात बहुपद कहता है कि जिसके पास सबसे बड़ी घात 3 होगी उसी को नाम देना है त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो इसके उदाहरण जब हम लिखेंगे तो उदाहरण इस तरह के होने चाहिए कि सबसे बड़ी घात 3 हो, 3 से बड़ी कोई घात नहीं होनी चाहिए। मान लो पहला एग्जांपल में लिखती हूँ 5x की घात 2 जमा 5। दूसरा उदाहरण लिखती हूँ मैं 5x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 जमा 1। और तीसरा उदाहरण में लिखती हूँ तो 6y की घात 4 माइनस 5y की घात 3 माइनस 2y की घात 10। ठीक है, तो बताइए क्या पहला उदाहरण जो मैंने लिखा, क्या ये एक त्रिघात बहुपद है? नो मैम। क्यों? मैम, रीजन भी बताएं। क्योंकि मैम इसकी सबसे अधिक घात 2 है। हाँ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है। लेकिन अगर ये त्रिघात बहुपद बनना चाहता है तो इसको घात में किसी भी हालत में 3 लाना पड़ेगा, 2 से काम नहीं चलेगा। तो हम कहेंगे नो, ये त्रिघात बहुपद नहीं है। आगे वाले की बात करते हैं, तो क्या ये एक त्रिघात बहुपद है? यस मैम। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक घात में 3 है, एक घात में 2 है, 3 और 2 में बड़ा कौन, सबसे बड़ा है 3। तो इस बहुपद की घात है 3 और हम कहेंगे जी हाँ ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी आ गई, तो 3 आ गई। अगर आगे वाले बहुपद की बात करें मैम नो। तो कितनी है इसकी घात, नो मैम। अधिकतम घात 10। इसकी अधिकतम घात है 10। और हम जब इसकी अधिकतम घात 10 हो गई तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी कोई घात दिख जाए तो उसको साफ मना कर देना, और 3 से छोटी अगर होगी, जैसे कि देखो सिर्फ 2 ही है ना, 3 तो है ही नहीं, तो ये भी ऐसा केस में नहीं होता, बड़ा दिख जाए तो भी नहीं होता, 3 दिखना चाहिए, 3 से बड़ा उसके अलावा कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। तो बताइए ये सभी को समझ आ गया? तो करें क्वेश्चन पोल में। यस मैम। ठीक है, चलिए तो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ चुका है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ेंगे, क्या इसमें कहा गया है, कैसे कहा गया है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए सभी की चैट ऑफ होने वाली है, अभी के लिए सभी की चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को सुने और अपना आंसर पोल में देना है। अभी मैं आपको ऑप्शन बताने के बाद ही पोल ऑन करूंगी। त्रिघात बहुपद नहीं है,
पहले ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है y की घात 2 जमा 7 y जमा y की घात 3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5 और z की घात 3। तीसरा ऑप्शन है 3 p की घात 3 माइनस 2 p की घात 4। और आखिरी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है z जमा z स्क्वायर मतलब z की घात 2 माइनस 8 z की घात 3। कौन त्रिघात बहुपद नहीं है, इसका पता लगाइए। त्रिघात बहुपद मैम पोल ऑन कर दो। हाँ बेटा, बस एक मिनट। अभी चलिए, पोल आप सभी को नजर आ चुका होगा। त्रिघात बहुपद मतलब सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। सिंपल, बिल्कुल इजी है। नहीं वाला ढूंढना है, ठीक है। हाँ वाला मत ढूंढ लेना, हाँ वाले तो बहुत दिखेंगे, नहीं वाला सिर्फ एक होगा। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 10 के 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। प्रिया बेटा, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है क्या? एक बार माइक ऑन करके यस नो बोल दें। चलिए, अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 16 बच्चों के सही है, लेकिन 2 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़। कोई बात नहीं, देखेंगे कहाँ पे गलती हुई होगी। अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? तो क्लास में हमारे पास हैं 24 स्टूडेंट, जिसमें से 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 पूरे 6 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। रोहित, अरुण, अनुज, जन्नत, दिनेश जी के नाम से जो है, मनीष, अपना आंसर दे दीजिए। पोल में आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ऋतिक, ज्योति एंड स्वीटी, आपने अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। ठीक है, हाँ आंसर दें फटाफट से सभी बच्चे, अपना अपना आंसर दें पोल सेक्शन में जाकर के। अभी मैं देख पा रही हूं तो सिर्फ 20 बच्चों के आंसर आए हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 20 में से 16 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर हम क्लास को नहीं, पोल को एंड कर देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चों, पोल हो चुका है एंड 20 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 16 बच्चों के मैम बिल्कुल सी। सही है। वेरी गुड। चलिए, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें बताना था हाँ कौन त्रिघात बहुपद नहीं है, ये हमने बताना था। चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर ए की घात कितनी है? 3। 3। इस बहुपद की घात 3 है, क्योंकि इसके पास 2 था और 3 था। 2 और 3 में बड़ा कौन? 3 बड़ा है, तो इसकी घात आई 3। अगले वाले की बात अगर हम करें तो ऑप्शन नंबर बी की घात कितनी है? 3, ठीक है। उससे अगले वाले की बात अगर हम करें तो ऑप्शन नंबर सी की घात कितनी है? 4। 4, ठीक है, इसकी आ गई 4। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसकी घात कितनी है? 3। 3, ठीक है। तो हमें कहा था कि कौन है जो त्रिघात बहुपद नहीं होगा, तो वही होगा त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3, 3 और 3 हो। जिसकी सबसे बड़ी घात 3 नहीं होगी वो त्रिघात बहुपद भी नहीं होगा, जो कि हमें कहाँ दिखा? जो कि हमें दिखा हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए, अभी जिन 4 बच्चों का थोड़ा सा गलत हो गया था, बच्चों कोई डाउट है आपका तो पूछने नहीं है, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। डाउट है तो पूछ लेनी है तो वाई टाइप कर दो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि बच्चों ये त्रिघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 नहीं है। बेशक इसकी घात में 3 था, लेकिन 4 भी तो था ना, तो 4 बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया तो इसकी घात 4 हो गई, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी पोल में आने वाला है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। उसमें मम्मी आपने हाँ,
इसमें आपको जो है वो ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो देखो, इतना बड़ा सवाल हल करने की जरूरत बच्चों नहीं होती है। हम क्या करेंगे, तो हम इसका सिर्फ एक ही स्टेप या फिर एक ही इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, एक ही कदम आगे बढ़ेंगे और आपके पास आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि हमें इस द्विपद से इस द्विपद को गुणा करना है, जो कि बहुत लंबा हो जाता है ना। तो इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका पहला स्टेप करना है। और पहला स्टेप क्या बोलता है कि इस y की गुणा इस ब्रैकेट से करो। ठीक है, इस y की गुणा क्या करो, इस ब्रैकेट से करो। तो बस अगर आप इस स्टेप को कर लोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, हालांकि आपको इसको 5 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, अभी आपको इससे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। या फिर ऐसे आप इसको ऐसे याद रखो कि पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, पहले ब्रैकेट का पहला पद और दूसरे ब्रैकेट का पहला पद, इसकी गुणा इसमें कर दो और आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर नहीं पर घात आ जाएगी। ठीक है, घात वाला उत्तर आएगा, फाइनल आंसर नहीं आएगा, लेकिन घात का पता लग जाएगा कि कितनी घात इसकी होने वाली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने लिखा है चैट में। y की गुणा 3y के स्क्वायर से 3y की घात 2 से करो तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, और y की घात 2 को y की घात 2 को जब y की घात 1 से गुणा करते हैं तो बच्चों होता क्या है, y यहाँ पर 2 बार लिखा था, लेकिन y को यहाँ पर उत्तर में एक ही बार लिखेंगे और इसकी घात को आपस में जमा कर देंगे। 2 + 1 = 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घात में कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुपद त्रिघात बहुपद होगा। स्टेप क्या था, बिल्कुल सिंपल स्टेप था, बस पहले वाले की गुणा पहले वाले से कर दो और जो आंसर आपको दिखेगा उसी में आपको घात भी दिख जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन, आपने उसमें बताना है कि इसकी घात कितनी आएगी। सभी बच्चे बताएंगे, सभी कोशिश करेंगे। ये है y + 1, y + 1 और उसके बाद में है y की घात 3 - 1। बताइए जब आप इसको हल करोगे तो इसकी घात कितनी आएगी, मैम 4 4, y की पावर 4। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस y को इस y की घात 3 से, मतलब पहले वाले को पहले वाले से गुणा करो। बेटा माइक ऑफ रखें, पहले वाले को पहले वाले से गुणा करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि घात में कितना आने वाला है। तो कितना आ जाएगा, देखिए y गुणा y की घात 3 बराबर है, हो जाएगा y की घात 4। तो बस इस एक स्टेप से आप ये पता लगा लोगे कि घात में कितना आने वाला है। बेटा माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन है, चेक किसका माइक ऑन है, मोनिका बेटा आपका माइक ऑन है, मोनिका बेटा अपना माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी देखिए एक और उदाहरण कर लेते हैं। y यहाँ पर है, प्लस का 5 यहाँ है, और अब y का स्क्वायर यहाँ है और माइनस का 3 यहाँ है। बताइए इसकी घात कितनी आएगी। y की पावर 3, कैसे किया, y की घात 3, y की गुणा y के 2 से कर दी। तो इसका मतलब इस बहुपद की घात आ चुकी है 3, तो क्या होगा, ये एक त्रिघात बहुपद होगा। बस है। तो बच्चों क्या हमने सीखा, अगर आपको कभी भी ऐसे सवाल नजर आते हैं जो ब्रैकेट वाले हों तो आपने बस एक ही स्टेप करना है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक ही पहला स्टेप करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि घात में कितना आने वाला है। और अगर सबसे बड़ी घात 3 हुई तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यही अभी तक हम सीख रहे थे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, जो कि किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें आपको हल भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से करना। अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलो, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद को पहचानो। उस बहुपद को पहचानना है जिसकी घात में 3 होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद। चलो पहला, हाँ बेटा अभी ऑप्शन सुन ले, ऑप्शन सुन ले। y 5y की पावर 2 जमा y की पावर 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी अभी इसमें एक ट्विस्ट है। और ये है x + 1 और यहाँ पर है x की घात 2 जमा में 3। अगला ऑप्शन है 5 - 2y की घात 4
और अगला ऑप्शन है 8 जमा 2z² जमा 3z की घात 5। आपने बताना है कौन त्रिघात बहुपद है। हिंट भी सुन लीजिए, हिंट यही है कि पहले वाले को पूरा हल करना, पहले इसकी गुणा इसके साथ करो, मतलब इस पूरे के साथ करो, फिर इसकी गुणा इसके साथ भी करो, तब आपको आपका असली आंसर पता लगेगा। और दूसरा वाला पता ही है आपको, इसकी गुणा इसके साथ करनी है और बाकी आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, 3 से बड़ा कुछ आ गया तो वो आपका आंसर नहीं होगा। चलिए अभी पोल हो चुका है ऑन, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर देना। जल्दबाजी और लापरवाही में बच्चों गलत ना कर देना प्लीज। ठीक है, सभी कोशिश करें, पहले वाले ऑप्शन को पूरा सॉल्व करो, पूरा का पूरा। पहले y की गुणा 5y की घात 2 से करो, फिर y की गुणा y की घात 3 से भी करो, उसके बाद आपको आपका असली उत्तर पता लग जाएगा। अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करें। क्लास में मेरे पास अभी जो है वो 25 बच्चे हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता पोल में आंसर कैसे दिया जाता है तो मुझसे पूछ ले, माइक ऑन करके पूछ ले। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, गलती वही थी कि पूरा सॉल्व नहीं किया होगा, पूरा सॉल्व करें। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। ठीक है, चलिए अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सॉरी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों के सही हैं और 2 बच्चों के गलत हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के सही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, कोशिश करते रहे, अपना आंसर दें। कौन त्रिघात बहुपद है जिसमें घात में सबसे बड़ी घात जिसकी 3 आएगी वही आपका त्रिघात बहुपद कहलाया जाएगा। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में मेरे पास अभी 24 बच्चे हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन बच्चों ने आंसर कर लिया है वो हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करें, हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करें। ठीक है, मनीष बेटा आंसर दे दो, जन्नत, प्रदीप और दिनेश जी के नाम से जो है पायल, नितिन, सभी आंसर दें। आंसर दे दिया तो हैंड डाउन करके रेज करें। मैम दे दिया। ठीक है, मैम दे अनुज, दिया। ठीक है, नहीं एक और नाम से प्रदीप है ना, उनको भी मैं कह रही हूँ। मैम दे दिया। अनुज आंसर दे दो। दिव्या, नीलाक्षी, सभी बच्चे आंसर दे दिया, आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज करें। अभी मैं देख पा रही हूँ 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अब रहते हैं तो कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। फोर का ऑप्शन नहीं है। हाँ जी बेटा, फोर का ऑप्शन ही नहीं मैम। अच्छा आपको आपकी स्क्रीन पे बेटा 3 डॉट दिख रहे हैं, देखिए बिल्कुल कोने में, यहाँ पर देखें बिल्कुल नीचे नीचे, इस पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको नजर आएगा। एक्टिविटीज का ऑप्शन बेटा आपके फोन में नजर आ रहा है, एक बार बताएं माइक ऑन करके, यस और नो। नो मैम। एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद नहीं है ऐसे ऑप्शन। अच्छा, मैम तो इसका मतलब आप में बेटा तब पोल का ऑप्शन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप पोल एंड होने के बाद आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड 20 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से शायद 2 बच्चों का गलत है और 18 बच्चों का बिल्कुल सही। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया, तो बेटा थोड़ा सा आपने गलत आंसर दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था इसको पूरा सॉल्व कर लेना। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आएगा 5 5 की पावर 3 और दूसरा क्या आएगा, y को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 4। 4। तो यहाँ पर देखो बड़ी पावर कौन हो गई, बड़ी पावर हो गई 4, जबकि हम तो ये कहते हैं कि त्रिघात बहुपद में बड़ी तो 3 होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, मैम ये जो बीच में बोलते हैं ना, फिर आपकी आवाज नहीं आती, तो आपने क्या बोला था बीच में? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अभी देखिए, हाँ अभी जब मैं पूछूंगी तभी आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो मैंने ये कहा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y 5y की पावर 3, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई दोनों से गुणा करना होता है, हमने पिछली क्लासेस में सीखा है ना। तो जब हम y को y की घात 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात में 4। क्यों? क्योंकि हमें पता है y को y3 में गुणा करने पर y4 बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो चुका है गलत, क्योंकि घात यहाँ पर 4 आ गई थी। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखिए, मैंने कहा था कि पहले वाले को पहले वाले से गुणा कर देना, x को x की घात 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा x की घात 3। बस इतना ही करने पर आपको ये पता लग जाता है कि घात कितनी आने वाली है, सिर्फ इतना करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारे पास x की घात 3। पर कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि बड़ी घात बाद में छोटी घात पहले, तब आपको पूरा हल करना ही होगा। ठीक है, तो बस इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए सही आंसर है। बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? मैम आप ऐसे कह रहे ना कि छोटी घात पहले आप, हाँ, जैसे यहाँ पे पहले आ गई ना, y की घात 2 पहले आ गई, तो अगर हम इसको इससे ही गुणा करते तब हमारा आंसर गलत हो जाता। जैसे चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में x प्लस 1 ही है, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो गया, x की घात 2 जमा x की घात 3, ये चीजें आ गई। तो अब क्या हुआ, अब अगर हम सिर्फ पहला वाला ही स्टेप करेंगे तो हमारे पास तो x की घात आ जाएगी 3 में, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कभी ना कभी ये x इसके साथ भी तो गुणा होगा। तो जब ये इसके साथ गुणा हुआ तब हमारे पास घात में x की घात 4 आ गया। तो अब देखिए, अब तो ये आंसर सही हो गया। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी घात पहले है बड़ी बाद में है, या बड़ी पहले है और छोटी बाद में है। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, पहले बड़ी हो बाद में छोटी हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले छोटी थी फिर बड़ी थी। ठीक है, तो बस यही था, थोड़ा सा इस बात में ध्यान रखें अपनी घात में। बाकी सब की क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए चलते हैं आगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। एक बार बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया। बहुपद के बारे में पढ़ लिया, बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, किस आधार पर, तो पदों के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार पढ़े हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, ये हमने पढ़ा था पदों के आधार पर। अभी अभी हमने पढ़ा घात के आधार पर, तो हमने पढ़ा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। ठीक है, इनमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी एक शब्द समझ नहीं आया, मैं चाहे आगे लिख लेती हूँ, अगर आपको ये अच्छे से आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पदों के आधार पर होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, और घात के आधार पर हम पढ़ चुके हैं रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। हाँ, द्विघातीय या द्विघात बहुपद और त्रिघाती। ठीक है, या फिर त्रिघात बहुपद। तो बस यही था बहुपद के बारे में जो हमने पढ़ा। और चरों के आधार पर एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, ऐसे तो चलता ही रहता है। ठीक है, बस इनके होते हैं स्पेशल नाम, उसका कोई नाम नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, पहले देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण के बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इस वाली स्लाइड में क्या समझाया जा रहा है। ये यहाँ पर समझाया गया है वही बिल्कुल सिंपल, कि रैखिक बहुपद कुछ इस तरह का दिखता है, ax प्लस बी इस तरह का वो दिखता है, ये इसका मानक रूप या फिर व्यापक रूप होता है। सबसे बड़ी घात रैखिक में एक होती है, और उदाहरण उसका यहाँ पर दिया गया है। दूसरा हमने पढ़ा द्विघात बहुपद, नाम से पता लग रहा है, द्विघात मतलब सबसे बड़ी घात होगी 2। हाँ बेटा, माइक ऑफ रखिए अभी 1 मिनट। और इसका जो है वो क्या होता है, तो शक्ल इसकी कुछ ऐसी होती है, इस तरह का इसका होता है मानक रूप। त्रिघात का मानक रूप होता है इस तरह का। और इन तीनों ही केसेस में ए को कभी भी जीरो मत करना, मतलब पहली जो आपकी टर्म है, पहला जो पद है, उसमें जो संख्या होगी उसको कभी भी जीरो मत करना, क्योंकि अगर आपने उसको जीरो कर दिया तो फिर वो अपना रूप बदल देते हैं। अगर आप त्रिघात बहुपद में इस ए को जीरो कर दोगे तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, और ये आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। द्विघात बहुपद में इसको जीरो कर देते हो ए को, तो ये कट जाएगी और ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए ए को कभी भी जीरो नहीं करना है। ठीक है, ये सभी को समझ आ चुका होगा, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में ये पढ़ लिया था। और त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है 3, और उदाहरण इसके दिए गए हैं।
चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। एक समीकरण क्या करता है, तो दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ठीक है, क्या बताता है ये, दो व्यंजकों की समानता। अब ये व्यंजक क्या होते हैं, ये व्यंजक भी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यंजक होते थे दो प्रकार के, एक होता था आपका अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय, ठीक है, और दूसरा होता था बीजीय व्यंजक। तो अंक गणितीय व्यंजक में नाम से पता लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंक ही आएंगे या सिर्फ और सिर्फ संख्या ही आएगी। ठीक है, अंक गणित में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं आएंगी और उनके बीच में होगी संक्रिया। संक्रिया मतलब प्लस माइनस डिवाइड और गुणा, किसमें, तो अंक गणित व्यंजक में। और अगर बात करें हम बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक में होती है बच्चों तीन चीजें, चर, अचर और संक्रियाएं। संक्रिया। ठीक है, संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा और भाग, बस ये होता है इसमें। तो अब ये जो समीकरण क्या है, समीकरण क्या करता है, इन दोनों व्यंजक, अंकगणित व्यंजक भी हो सकता है, बीजीय व्यंजक भी हो सकता है, अंकगणित भी हो सकते हैं, बीजीय बीजीय भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में ये समानता को, ठीक है, किसको दर्शाएगा, तो समानता को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा अभी देख लेते हैं। अच्छा, जब हमें किसी चीज के बीच में समानता दर्शानी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एक चिन्ह हम लगाते हैं। बराबर के साइन का। हाँ, बराबर के साइन का, वेरी गुड, किसका, बराबर का। हाँ, अभी माइक ऑफ रखे, अभी देखिए एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा x जमा 3, क्या लिखा मैंने, x जमा 3, तो ये कैसा व्यंजक है, ये है एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिख रही हूं इसको 5, ये है मेरा अंक गणित व्यंजक। तो समीकरण क्या होगा, समीकरण वो होगा जो इस अंक गणित व्यंजक और बीजीय व्यंजक के बीच में समानता को दर्शाएगा। किस चिन्ह से, तो बराबर है के चिन्ह से। क्या वो दर्शाएगा, बराबर है के चिन्ह से वो दर्शाएगा इन दोनों व्यंजकों के बीच में समानता। तो समीकरण में क्या क्या होता है, कुछ व्यंजक होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समीकरण में ये चिन्ह होता है बराबर का। अगर बराबर का चिन्ह नहीं तो वो समीकरण नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बराबर का चिन्ह अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो आप साफ मना कर देंगे कि ये एक समीकरण नहीं है। तो ये समीकरण की शक्ल होती है, कुछ इस तरह का समीकरण नजर आता है, यहां से शुरू और यहां पर खत्म। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, x जमा 2 बराबर है 0 के। ये कह रहे हैं कि x जमा 2 0 के बराबर है, इसका मतलब x के पीछे वो संख्या छुपी है जिसको जब आप 2 के साथ जमा करेंगे तो उत्तर में 0 आएगा। तो बताइए x के पीछे कौन छुपा है, -2। -2। अगर हम x की जगह x की जगह पे माइनस का 2 रखें और ये तो जमा का 2 ही है, तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस मतलब इनको माइनस करना है, 2 में से 2 को ही माइनस कर दिया तो उत्तर में 0 आ जाएगा। तो यही समीकरण का काम है। उसने क्या किया, उसने हमें एक रिश्ता बताया, एक समानता बताई, किस किस के बीच में, इस व्यंजक के बीच में और इस शून्य के बीच में। किसकी मदद से, तो बराबर है कि इस चिन्ह की मदद से। तो बस यही था समीकरण। ये आप सभी को अगर ये उदाहरण समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, आगे भी जानेंगे इसके बारे में और उदाहरण करके जानेंगे। ठीक है, सभी बच्चे वाई टाइप कर दें अगर आपको समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में लिख लें। ठीक है, तो भी बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं समीकरण में क्या होता है। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, क्या होते हैं, पक्ष होते हैं, दो साइड्स होती हैं जो हम अपने हाथ के मुताबिक बोलते हैं। जैसे कि इस वाली साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे सीधे हाथ मतलब कि राइट हैंड की तरफ होती है, उसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। और समीकरण में क्या होना चाहिए, तो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होती है। ऐसा हमें कौन बता रहा है, ऐसा हमें कौन बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, कौन बता रहा है, बराबर है का निशान। बिल्कुल सही,
बराबर है का ये जो निशान है ये हमें इस बारे में बता रहा है। तो समीकरण में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और उन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा ही एक समता का, एक बराबर है का चिन्ह रहेगा। बस ये दो चीजें थी जो आपको समीकरण के बारे में समझनी थी। अगर आपको ये दो चीजें समझ आ गई तो आपको पूरा समीकरण समझ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी और उन दोनों के बीच में बराबर है का चिन्ह होगा, या यूं कहें तो ये बराबर है का चिन्ह ही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से अलग करता है, एक दूसरे को अलग अलग करता है ये बराबर है का चिन्ह। क्योंकि बराबर है के चिन्ह को देख के हम फैसला लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसके कुछ उदाहरण, पहले बढ़ते हैं आगे। फिर से समझाना। ठीक है, फिर से इसको हम समझते हैं कि समीकरण में क्या होगा, दो पक्ष होंगे। पहला होगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष, जो कि हमारे उल्टे हाथ की तरफ, देखो इस हाथ की तरफ है मेरे ये, तो मैं इसको बोलूंगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे उस हाथ की तरफ है जिस हाथ से मैं लिख रही हूं, तो इसको मैं कहूंगी राइट हैंड साइड। तो होता क्या है, समीकरण में एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी, और उन दोनों के बीच में होगा एक बराबर है का निशान। ठीक है, बराबर है कि इस निशान को देख के ही हम पता लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। ये आपको उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा, इसलिए एक उदाहरण इसी का कर लेते हैं। आप मुझे बताना कि लेफ्ट हैंड साइड कौन है और राइट हैंड साइड कौन है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, पहले मुझे लिखने दे पूरा। चलिए, इसमें बताइए लेफ्ट हैंड साइड कौन है? मैम एक्स। एक्स। और राइट हैंड साइड कौन है? 5 5। 5। ठीक है, एक और उदाहरण कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें बताइए तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस। और अगर बात करें राइट हैंड साइड की तो वो कौन है? वाई माइनस 3। -3। तो बस यही था इसमें, यही हम समझ रहे थे कि समीकरण में क्या होगा, दायां पक्ष बायां पक्ष और उन दोनों के बीच में एक बराबर है का निशान। बस अब बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है किसी को? मैम। जिनको डाउट है, मैम। सॉरी, जिनको डाउट नहीं है वो चैट में वाई लिखेंगे, जिनको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछेंगे। जिनको डाउट नहीं है वो चैट में वाई लिखेंगे, जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछेंगे। चलिए ठीक है, किसी ने माइक ऑन नहीं किया तो मतलब डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए, अब हम तीन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। कभी भी आपको ऐसा कोई दिख रहा है जैसे कि वर्गमूल का x, इन्होंने कहा कि ये एक बीजीय व्यंजक है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वर्गमूल के x को हम बहुपद तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुपद की घात तो होनी चाहिए पूर्ण संख्या की, और जब x की घात निकालो तो वो तो 1/2 आएगी, क्योंकि वर्गमूल को घात में बदलोगे तो 1/2 होता है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। ये हम बहुत पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बीजीय व्यंजक बहुपद सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से डिटेल में नहीं जाएंगे। अगले की बात करें तो x + 2 x = 2 है एक बहुपद, और अगर हम बात करें x = 2 बराबर है 0 की, तो ये है एक समीकरण। बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है? तो सिर्फ बराबर है का फर्क है, कि बहुपद में बराबर है का निशान नहीं लगता है ना, बराबर है का निशान बहुपद में नहीं लगता, लेकिन समीकरण में हमेशा बराबर है का निशान होना चाहिए। समीकरण का मतलब ही है बराबर है, क्योंकि बता क्या रहा है? समानता। तो अभी आपको अगर पोल में क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे समीकरण में? बराबर है का साइन। वेरी गुड, का निशान। हाँ, पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले आपने ढूंढना है बराबर है का निशान। जिसमें बराबर है का निशान होगा वो समीकरण होगा, जिसमें बराबर है का निशान नहीं होगा वो समीकरण भी नहीं होगा। तो ये ऐसा होता है बराबर है का निशान, ध्यान से इसको देख ले। कभी भी समीकरण ढूंढना हो तो इस निशान को सबसे पहले ढूंढना है। तो चलिए, सभी तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? अगर तैयार हैं तो वाई टाइप कर दो फटाफट से। डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? चलो तो बढ़ते हैं अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चैट हो चुकी है अभी ऑफ, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं बच्चों तो रुक जाएं। चैट ऑफ हो चुकी है, सवाल आपके सामने आने वाला है। क्या x = 2 बराबर है 4 एक समीकरण है? इसका उत्तर देना है आपने पोल सेक्शन में। क्या x = 2 बराबर है 4 एक समीकरण है? अगर है तो
ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, नहीं है तो बी पे टिक कर देना। लेकिन मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं तो मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि गलती से अगर किसी ने सी या डी पे क्लिक कर दिया तो उनका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए अभी ऑप्शन हो चुके हैं रिमूव और पोल आपको नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर अच्छे से सिलेक्ट कर ले। अगर ये समीकरण है तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, अगर नहीं है समीकरण तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करो। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड। लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, बाकी सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास अभी हैं 19 बच्चे, सॉरी 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। एक स्टूडेंट के पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है तो अभी 1 माइनस कर देते हैं, तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अब रहते हैं। ठीक है, 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, क्लास में है 20 बच्चे, तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दो। क्या ये एक समीकरण है? अगर है तो वाई पे टिक करो, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी नो पे टिक करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ओपन। जाएं अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में जाकर के दे दे। मैम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यस मैम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने क्या कहा था, समीकरण में सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? सबसे पहले हम इस बराबर है के चिन्ह को ढूंढेंगे। अगर ये होगा तो समीकरण भी होगा, अगर ये नहीं होगा तो समीकरण भी नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें बराबर है का निशान था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी थी, इसमें राइट हैंड साइड भी थी और बराबर है का निशान भी था, इसलिए हम कहेंगे हाँ ये एक समीकरण है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना अगला सवाल जो कि आपको पोल सेक्शन में ही आने वाला है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। निम्न में से समीकरण की पहचान करो। अब आपने यहाँ पर जो है वो समीकरण को ही पहचानना है। ऑप्शन जो है वो अच्छे से देख ले, मैं लिख के दे देती हूँ। y माइनस 2 पहला ऑप्शन है, y का स्क्वायर माइनस 3y जमा 4 दूसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है y माइनस 6 बराबर है 0 और चौथे ऑप्शन की बात करें तो वो है y जमा 6। कौन इसमें समीकरण है आपने ढूंढना है, आपको आप पोल नजर आ जाएगा बस थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर लो, किस ऑप्शन पे टिक करने वाले हो उसको सिलेक्ट कर लो और जाइए अपना आंसर दे दीजिए। कौन है जो समीकरण है वो आपने बताना है अपने पोल सेक्शन में जाके। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ गए, 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ गए, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। 13 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है। 4 बच्चे, 3 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। करते हैं 10 सेकेंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन। जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो कि 17 के 17 बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर है बराबर है का निशान, जिसकी हमें तलाश थी किसमें, तो समीकरण में। चलो वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चैट हो चुकी है दोबारा से ऑफ और सवाल आ चुका है फिर से आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी आपने क्या करना है, तो समीकरण को ही पहचानना है कि कौन है जो समीकरण है। ऑप्शन फिर से देख ले। z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 माइनस 1, ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो y की घात 2 माइनस 3y जमा 4 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो x माइनस 1 बराबर है 2y और ऑप्शन नंबर डी है y प्लस 6 y माइनस 6।
चलिए आपने बताना है कौन इसमें एक समीकरण है, आंसर देना है पोल में ही, जो कि आपको थोड़ी ही देर में अब नजर आने वाला है। चलिए बच्चों दे दीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 15 बच्चों के आंसर तो आ गए, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए। 16 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुके हैं ओपन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैम आंसर सी। इसमें क्या है, इसमें बराबर है का निशान है जिसकी हमें तलाश थी, तो बस जिसमें बराबर है का निशान होगा उसी को हम समीकरण कहेंगे, सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमने अभी अभी सीखा कि समीकरण क्या होता है, कैसा वो दिखता है, कैसे उसको पहचाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, समीकरण के प्रकार के बारे में। जैसे हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, वैसे हम पढ़ने वाले हैं अब समीकरण के भी प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए बहुत लंबी लाइन है ये, लेकिन इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको हम समझ लेंगे। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी बेटा बीच में माइक ऑन कोई नहीं करेगा, मुझे पहले इसको पूरा एक्सप्लेन करने दें, कोई डाउट होगा तो जरूर बताएं, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इसमें आपको इतनी सारी चीजें ढूंढनी होंगी जिसमें आपको काफी मजा भी आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सबसे पहले पहला शब्द उठाओ जिसमें कहा गया है एक चर। इसका मतलब पूरे समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चर हो। इसका मतलब ये है चर को चाहे आप 10 बार क्यों ना लिखो, पर वो चर सेम होना चाहिए। अगर आप एक्स लिख रहे हो, बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें अभी के लिए, ठीक है। अगर आप x लिख रहे हो तो पूरे समीकरण में आपको x ही नजर आना चाहिए। अगर आप a लिख रहे हो तो पूरे समीकरण में आपको a ही नजर आना चाहिए। अगर आप f लिख रहे हो तो पूरे समीकरण में f ही नजर आना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे एक चर वाला समीकरण। तो एक चर सभी को समझ आ गया होगा, चर कैसा हो, सेम हो। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं ये रैखिक। अब हमने ये पढ़ा था रैखिक शब्द कहां पर, बहुपद में। तो रैखिक का मतलब क्या होता है, अब बताएं, अब माइक ऑन करके बताएं। मैम जिसकी एक घात हो। ठीक है, एक तो हो, लेकिन अभी देखिए त्रिघात बहुपद में मैंने क्या कहा था, कौन सा शब्द लगाना जरूरी है, एक हो। नहीं, अ से शुरू होता है वो कुछ। मैम अधिकतम घात एक हो। अधिकतम, वेरी गुड। तो रैखिक क्या होता है, कोई भी ऐसा समीकरण या कोई भी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम मतलब सबसे बड़ी, अधिकतम घात कौन हो, तो अधिकतम घात एक हो, उसको हम कहेंगे रैखिक, ठीक है। तो पहली बात हमने समझी कि चर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए या फिर सेम चर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमने देखी कि रैखिक मतलब उसमें उस समीकरण की अब घात एक होनी चाहिए। और तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा शब्द है हमारे पास समीकरण, जिससे क्या तात्पर्य निकलता है कि उस चीज में जो हम लिखने वाले हैं उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें बराबर है का चिन्ह भी होना चाहिए, ठीक है, बराबर है। तो अभी जब आप पोल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने ऑप्शन में ये तीन चीजें देखनी पड़ेगी। पहला, एक ही चर हो। दूसरा, सबसे बड़ी घात एक हो। तीसरा, वो एक समीकरण हो। बताइए इन तीनों में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप करते चले जाए, वाई टाइप करते चले जाओ फिर, जिसको डाउट नहीं है। हाँ, आपने कुछ कहा। मैम सेम क्या होना चाहिए, इसका मतलब है पूरे
समीकरण में एक ही चर होना चाहिए। हाँ, मतलब एक ही चर को इस्तेमाल करो, घात बेशक अलग अलग लिखो। उदाहरण करेंगे इसके, घात चाहे उनके अलग अलग हो लेकिन चर एक ही होना चाहिए। अगर x लिख रहे हो तो फिर पूरी जगह x x ही लिखो, अगर y लिख रहे हो तो पूरी जगह y y y ही लिखो। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके उदाहरण, फिर आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। नहीं समझ में आ गया। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल छोटा सा उदाहरण लिखा है, x माइनस 1 बराबर है 2। पहले तो ये पता करो क्या इसमें एक ही चर है, क्या ये एक चर वाला है? जी हाँ, ये एक चर वाला है। कैसे मुझे पता लगा? बेटा आप अभी के लिए माइक ऑफ रखे, चैट में आंसर दे दे। एक ही चर है, वो कौन है? वो है x। दूसरा, क्या ये रैखिक है? रैखिक मतलब क्या इसकी घात में एक है, इसकी सबसे बड़ी घात एक है? तो हाँ, ये रैखिक है, यस, क्योंकि यहाँ पर x की घात में एक है। उसके बाद क्या ये समीकरण है? तो हाँ, ये एक समीकरण है। कैसे मुझे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें है बच्चों बराबर है का चिन्ह, और जिसमें भी बराबर है का चिन्ह होता है वो एक समीकरण होता है। तो इसने पहली, दूसरी, तीसरी तीनों कंडीशन को पूरा कर लिया, तो हम कहेंगे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इतना लंबा इसका नाम होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या है रैखिक समीकरण? अभी हमने सीखा, केवल एक ही चर हो, चर की घात में एक हो और दोनों पक्षों में बराबर है का चिन्ह हो। चलिए अभी इसको कर लेते हैं एक एक करके एग्जांपल। अच्छा, मैं यहां पर लिख रही हूं x की घात 2 माइनस 2 बराबर है 7। तो बारी बारी से पता करेंगे ये है या नहीं। पहले बताइए, क्या इसमें एक ही चर है? यस और नो? यस मैम। यस, एक चर, नाम क्या है उसका? एक्स। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब बताइए, क्या ये रैखिक है? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं है रैखिक? इसकी अधिकतम मैम घात इसकी अधिकतम घात 2 है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात भी बोल सकते हो, अधिकतम। अगर आपको लग रहा है कि अधिकतम शब्द बहुत ही ज्यादा हिंदी वाला हो गया तो आप सीधे अपनी नॉर्मल भाषा में बोलो सबसे बड़ी घात, है ना? तो सबसे बड़ी घात कौन हो गई? सबसे बड़ी घात तो जी यहाँ पर हो गई 2। रैखिक बोलता है कि सबसे बड़ी घात एक ही होनी चाहिए, तो घात 2 बड़ी हो गई 2, तो रैखिक नहीं है। तो जब ये रैखिक नहीं, तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अभी आप सभी को समझ आया कि क्या हो रहा है इन क्वेश्चन में, क्या क्या हमने चेक करना है? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला उदाहरण करते हैं। y जमा z बराबर है 5। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम। नो मैम। क्यों? मैम इसमें 2 चर है। क्योंकि मैम इसमें 2 चर है। यस मैम। 2 चर है इसमें 2 चर है। बस बेटा अभी माइक ऑफ रखिए, इसमें 2 चर है, इसलिए ये तो एक चर वाला रहा ही नहीं। तो बस यही आपने देखना है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगर एक क्वेश्चन हो सकता है पोल में। हाँ, अभी हो सकता है, अभी 4 मिनट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले तो समझना है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है। अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी, तो अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलिए आपने बताना है निम्न में से कौन एक चर वाला, मैं तीनों चीजें आपको ऐसे लिख के देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे क्या क्या चेक करना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, मैंने तीनों को अलग अलग लिख दिया, तो आपने ये तीनों चीजें इसमें चेक करनी है। ऑप्शन है x माइनस 1 बराबर है 0, दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1 बराबर है y, तीसरा ऑप्शन है x माइनस 5 बराबर है z, और आखिरी ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है, आपने बताना है कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ध्यान रहे, बेशक ये राइट हैंड साइड में है, लेकिन ये भी चर है, इनको भी चरों की गिनती में काउंट करना है, इनको मत भूल जाना। ठीक है, चलो अभी कीजिए। एक चर हो, रैखिक हो और समीकरण हो, तो पोल अभी आपको नजर आएगा। मुझे बस 1 मिनट का समय दें, तब तक के लिए इसको जो है वो अच्छे से देख लें, चेक कर लें, थोड़ा सा इंतजार। चलिए अभी अपना आंसर आप दीजिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है? ऑप्शन मैंने बड़ा करके लिख दिया है, ध्यान से देखिए और अपना आंसर दे। घात भी पहले देखो एक चर है, हाँ है, फिर घात देखो
रैखिक मतलब घात में एक है, कहोगे हाँ है। फिर देखो समीकरण है मतलब बराबर है का चिन्ह है, अगर है तो कहो हाँ है, ठीक है। चर, घात और बराबर है का निशान, तीन चीजें देखनी है, चर, घात, बराबर है का निशान। चर होना चाहिए सिर्फ एक, सबसे बड़ी घात भी होनी चाहिए एक, और बराबर है का चिन्ह तो होना ही चाहिए। तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 20 बच्चे। फटाफट से अपना अपना आंसर आप करें, फटाफट नहीं आराम से करें लेकिन सही करें, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कुछ बच्चे घात में कंफ्यूज हैं, तो कुछ बच्चे चर में कंफ्यूज हैं। कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन देखने के बाद ही क्लास एंड होगी, उससे पहले क्लास एंड नहीं होगी। तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं अब 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पूरे सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 17 बच्चों के आंसर आए, 17 में से 13 बच्चों के सही थे, 4 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, कोई बात नहीं, देखते हैं समझते हैं कहां पे गड़बड़ हुई होगी। चलिए मुझे बताइए कि मैम ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो बाकी जितने क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर ए में बताइए चर कितने हैं? एक, नाम क्या? एक एक्स, एक्स एक चर वाला, ठीक है। घात कितनी है उसकी? एक, एक तो ठीक है, इसका मतलब ये रैखिक भी है। बराबर है का निशान है, यस मैम, मैम तो वो यस मैम तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं क्लास में। एक मिनट मैं पूछूंगी तभी आपने बताना है, ठीक है। क्या ये एक चर वाला है दूसरा वाला ऑप्शन? नो मैम, कितने चर हैं? नो मैम दो, कौन कौन? मैम दो एक्स और वाई, एक्स और वाई। देखो ये एक्स और ये वाई, तो इसने तो पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में भी यही था, एक था एक्स एक था जेड, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत कर दिया भाई, बताइए इसमें कितने चर हैं? क्योंकि इसमें ना दो घात है, इसमें अधिकतम घात दो है। इसकी घात कितनी है? दो दो, लेकिन हमें तो चाहिए था घात में एक, तो इसका मतलब ये रैखिक नहीं है। ये दो ऑप्शन में एक चर नहीं था और ऑप्शन नंबर डी रैखिक नहीं था, इसलिए इनको हमने गलत किया। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ने ही तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए हमने इसे कहा एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए, तो ये था इसका सही जवाब। तो अभी भी जिन बच्चों का गलत हुआ, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छे, लेकिन समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, बेटा माइक ऑफ रखें एक मिनट, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है आज की क्लास को लेकर के तो क्लास में बने रहें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।